तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसने इंडिया के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये है चार्टर एक्ट 1833। एक ऐसा एक्ट जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक पूरे साम्राज्य की सरकार बना दिया। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और चाय का बिजनेस करने आई थी, वो पूरे देश पर राज कैसे करने लगी? तो इसका जवाब छिपा है 1833 के चार्टर एक्ट के पन्नों में। अच्छा, इस एक्ट को ना सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1813 के एक्ट के बाद एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक सुधार था। असल में देखा जाए तो ये ब्रिटिश इंडिया रिलेशन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने अगले 100 सालों के लिए इंडिया की किस्मत ही तय कर दी। तो इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे इंडिया पर एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश शासन कायम करना। और पता है, इसी एक्ट ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी जिसका ढांचा आज भी हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और हाँ, इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया। अब इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे ड्रामेटिक बदलाव था ना, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की पहचान का पूरी तरह से बदल जाना। मतलब कंपनी अब वो रही ही नहीं जो वो हमेशा से थी। ये चेंज कितना बड़ा था, चलिए समझते हैं। अब देखिए, इसमें मजे की बात क्या है। 1833 से पहले कंपनी एक डबल रोल में थी। वो एक ट्रेडर भी थी और एक रूलर भी, व्यापारी भी, शासक भी। लेकिन इस एक्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक शासक थी जिसका काम था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंडिया पर हुकूमत करना। कंपनी के सारे के सारे ट्रेडिंग राइट्स छीन लिए गए। चीन के साथ जो ट्रेड था वो खत्म, चाय का जो ट्रेड था वो भी खत्म। मतलब कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हमेशा के लिए बंद। अब वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं थी, वो तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बनकर रह गई थी। तो यहाँ हुआ एक बहुत बड़ा सौदा, एक तरह का लेन देन। कंपनी को पूरे इंडिया पर पॉलिटिकल पावर तो मिल गई, लेकिन उसकी इकोनॉमिक आज़ादी मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वो ब्रिटिश सरकार की बस एक एजेंट थी और इसी के साथ इंडिया ऑफिशियल तौर पर एक डायरेक्ट कॉलोनी बन गया। देखिए, इस एक्ट ने सिर्फ कंपनी का रोल ही नहीं बदला, बल्कि इसने पूरे इंडिया की पावर को एक जगह लाके खड़ा कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक अकेली सुप्रीम अथॉरिटी बनाई गई जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए जिम्मेदार थी। और इस पावर के सेंटर में कौन था? एक नया पद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट थी जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया। और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके हाथ में पूरे ब्रिटिश इंडिया की सिविल और मिलिट्री दोनों पावर थीं। तो अब पावर का स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके नीचे आती थी मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज, जिनकी कानून बनाने की पावर पूरी तरह से छीन ली गई थी। मतलब पहली बार एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बना दी गई थी। और यहीं से जन्म हुआ इंडिया के पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर का। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसे अब पूरे इंडिया के लिए कानून बनाने की पावर मिल गई। कह सकते हैं कि ये इंडिया में एक संविधान बनाने की तरफ एक छोटा सा ही सही पर पहला कदम था। लेकिन इसकी एक कड़वी सच्चाई भी थी। कानून बनाने का पूरा हक अंग्रेजों के पास था और इसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन लगभग 0 था। अब इस एक्ट में ना कुछ बातें ऐसी भी थीं जो उस जमाने के हिसाब से बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी क्रांतिकारी लगती थीं। लेकिन उन वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, खासकर इंडियंस के लिए। इस एक्ट में साफ साफ लिखा था कि किसी भी इंडियन को उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के कारण किसी भी ऑफिस या पद को संभालने से रोका नहीं जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई वादा किया गया था। लेकिन अफसोस, ये शानदार वादा सिर्फ कागजों पर ही रह गया। हकीकत में इंडियंस को बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पदों से लगातार दूर रखा गया। उन्हें अक्सर अयोग्य बताकर मौके ही नहीं दिए जाते थे। ये जो गैप था, ये कितना बड़ा था। सोचिए, पॉलिसी में वादा था 100% का, लेकिन असलियत में पहुंच थी 5% से भी कम। इस वादे को हकीकत बनने की शुरुआत होने में कई साल लग गए, जब 1853 का एक्ट आया। इस एक्ट का असर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं था, इसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत गहरा था। एक तरफ इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को तो खूब फायदा पहुंचाया,
इंडिया के बाजार ब्रिटिश सामान के लिए खोल दिए गए, जिससे यहाँ के जो लोकल उद्योग थे वो तबाह हो गए। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनकर रह गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव बातें भी हुईं, जैसे इसी एक्ट से इंडिया में दास प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए। और इन्हीं सब बदलावों के बीच एक नया पढ़ा लिखा इंडियन मिडिल क्लास उभर रहा था, जिसमें धीरे धीरे पॉलिटिकल चेतना भी जाग रही थी। तो सवाल ये है कि कुल मिलाकर इस एक्ट ने इंडिया पर क्या असर छोड़ा, इसकी लेगेसी क्या है? खैर, इसकी विरासत बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स है, जिसने इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, इसकी सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देखते हैं। इस एक्ट ने इंडिया में एक सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया और इसने मॉडर्न इंडियन लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी, जिससे आगे जाकर आईपीसी जैसे कानून बने। और सबसे दिलचस्प बात, इसी एक्ट ने कंपनी के अंत की शुरुआत भी की, जो फाइनली 1858 में खत्म हो गई। कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश राज का असली ब्लूप्रिंट था। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1833 का एक्ट इंडिया को मॉडर्नाइज करने की एक कोशिश थी, या फिर उसे पूरी तरह से अपने अधीनता में लाने का आखिरी और सबसे बड़ा कदम? इसकी विरासत, इसकी लेगेसी दोहरी है, और ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।